जीन थेरेपी। तो हम आज जीन थेरेपी पढ़ने वाले हैं। जीन थेरेपी में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न विद अ हेरिडिटी डिजीज़, अगर मान लो कोई बच्चा या कोई पर्सन बचपन से ही उसे कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज़, तो क्या उसका कोई इलाज है। तो बोला गया जीन थेरेपी इज़ एन अटैम्प्ट। अगर कोई हेरिडिटीज़ है तो बोला चाह रहा है कि हेरिडिटीज़ का मतलब क्या है कि जो होना चाहिए वो है नहीं, किसी रीज़न से नहीं है, तो उसको बोलिए हेरिडिटी डिजीज़ है। तो इसके लिए अटेम्प्ट क्या क्या, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, तो देखो, जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट, मतलब इसमें हम जीन के डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं एंड बीन डायगोनाइज इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो, और हम कोशिश करते हैं अगर हमें पता चल गया है तो मतलब माँ के पेट में उसका कुछ डायग्नोसिस किया जाए। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज़, हम क्या करते हैं उनके बॉडी में कोई पर्टिकुलर सेल्स को, टिश्यूज़ को डाल देते हैं जिससे इसका डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाए। करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू अ इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। तो इसमें क्या होता है, कोई जो डिफेक्टिव जीन होता है उसकी जगह हम एक फंक्शनल जीन डाल देते हैं ताकि जो नॉन फंक्शनल जीन है उसके काम को कंपनसेट कर सके। ठीक है, मतलब जो काम वो नहीं कर पा रहा, वो डिफेक्टिव जीन नहीं कर पा रहा, वो हम फंक्शनल जीन डाल के उससे काम करवा सकते हैं आगे। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज इन 1990। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कब किया गया था, तो 1990 में 4 साल की लड़की थी। कौन से मतलब पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट, तो लिखा हुआ है कि एडिनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी, मतलब उसके बॉडी में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी। तो दिस एंजाइम इज़ क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। ये जो भी एंजाइम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए। तो दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द, ये डिसऑर्डर कब होता है, ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फ्रॉम द एडिनोसाइन डीएमएनएज, ये जीन गायब मतलब डिलीट हो जाता है। तो इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो बोला कि कुछ में हम कुछ चिल्ड्रन में हम जो एडी की डेफिशिएंसी होती है हम क्योर कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब ये 2 पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। पहला है क्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा है क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो एंजाइम नहीं है उसको बार बार दे दे के उसकी कमी को पूरा किया जाए। अब आगे, विच फंक्शनल एड इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, पेशेंट को हम इंजेक्शन के थ्रू वो एंजाइम की रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। बट द प्रॉब्लम विद बोथ दिस अप्रोच दैट दे डू नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, मतलब ये दोनों कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं होते, मतलब इसका परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, इससे इलाज नहीं है, बस हाँ टेम्प्रेरी बोल सकते हो कि जब तक है तब तक वो काम करेगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं। फिर बोल रहा है ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, ये लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रो इन अ कल्चर आउटसाइड, मतलब उसका लिम्फोसाइट लिया गया और उसको हमने बाहर ग्रो करवाया बॉडी के बाहर। उसके बाद ए फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल ड्रग इज देन, रेट्रोवायरल वैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया उसके लिम्फोसाइट में, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और वो करते रहना पड़ता है क्योंकि ये दी सेल्स आर नॉट इमोर्टल, ये मतलब हमेशा तो जिंदा नहीं रहेंगे ना, टाइम के साथ मरेंगे। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, सॉरी लिम्फोसाइट, मतलब हर कुछ टाइम बाद हमें करना पड़ेगा, हमें उसके लिम्फोसाइट बनाने पड़ेंगे बाहर, मतलब प्रॉपर उसे, और फिर उसके बॉडी में दिया जाएगा। तो हाउ एवर इफ़ दिस जीन आइसोलेट फ्रॉम बोन मैरो, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन देखो जरा, क्या, अगर हम इस जीन को बोन मैरो से ट्रांसप्लांट, बोन मैरो सेल से प्रोड्यूस करवाएं, एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स अर्ली एम्ब्रोइंग स्टेज, अगर हम उसका अर्ली एम्ब्रोइंग स्टेज में वो जीन इंट्रोड्यूस करवा दे बोन मैरो सेल्स में, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर, ये उसका परमानेंट क्योर है। क्या, जीन आइसोलेट फ्रॉम बोन, सॉरी फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, मतलब जो जीन एडीए बनाता है उस जीन को लिया और उसके अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में उसके डाल दें, तो ये एक परमानेंट क्योर है। ठीक है ना, तो आगे फिर आता है मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो देखो, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अगर हम किसी का अच्छे से इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसका डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, मतलब पहले पता होना जरूरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, कब हुआ, कितना टाइम पुराना हो चुका है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, कन्वेंशनल मेथड,
तो लिखा हुआ है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, उसका ब्लड लो और ब्लड लेके साथ साथ यूरिन को लो और उसके एनालाइज करो कि उसमें ब्लड में क्या चीज़ें जितनी होनी चाहिए उससे क्या ज़्यादा उससे क्या कम, या यूरिन को देखो यूरिन में ऐसा क्या आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। तो अर्ली डिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनसे बोलना चाहिए अर्ली डिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई एलिजा आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। मतलब बोलना चाहिए इनसे अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा है एलिजा। इससे अर्ली रिडक्शन हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस। अब आगे तो देखो, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम्स। अगर उसके बॉडी में कोई डिजीज आ जाता है तब हमें पैथोजन का पता चलता है। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, सिम्टम दिखा जाते हैं, तो उस समय तो ये बैक्टीरिया और वायरस तो बहुत होते ही होते हैं। हाउएवर, जब very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptom or disease are not yet visible। मान लो आप बीमार तो हो पर उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे, मतलब एसिम्प्टोमिक हो, ठीक है, तो उस केस में कैसा पता चलेगा? तो कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लगता है, अगर मान लो आप ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे कोरोना था और आपको लगता है कि मैं उस जगह से घूम कर आया हूँ तो शायद ये हो सकता है कि मुझे भी कोरोना हो जाए, तो उस केस में क्या करोगे, आपके बॉडी से वो आपका लिक्विड लिया जाएगा और पॉलीमरेज चेन के थ्रू उसका नंबर बढ़ाया जाएगा। तो लिखा हुआ है कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन बी डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। ये हम पीसीआर 11 चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रॉपर कि पीसीआर कैसे काम करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है पीसीआर नॉट रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, इट बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू, इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक। मतलब बोला जा रहा है कि पीसीआर से एड्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी और बहुत सारी चीज़ों के लिए आइडेंटिफाई कर सकता है, और कैंसर पेशेंट के लिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन, किसके लिए? म्यूटेशन अगर मान लो आपके जीन में हुआ है उसके लिए कर सकता है, जैसे कि कैंसर पेशेंट के लिए। आगे, ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिडक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो बोलना चाह रहा है कि एक सिंगल स्टैंड डीएनए लिया और आरएनए लिया, उसको टैग कर दिया किसी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, और उसके अपोजिट एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रखा गया। तो cells follow by deduction using autoradiography, the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic plate। तो उस प्लेट पे अगर कहीं भी म्यूटेशन होगा तो वो दिखेगा नहीं, डू नॉट अपीयर, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। अगर आपने मान लो आपको पता है कि आपका डीएनए यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके मान लो, और उसी का आपने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, तो अगर मान लो आपको पता है कि ये हमें नहीं पता, मान लो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, तो इसमें वो बोल सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाता, डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेड जीन। तो जो म्यूटेटेड होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे वो फोटोग्राफी फिल्म बन नहीं पाता, तो हमें पता चलता है हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है। ये जो है ना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे, रिसेंटली 2021 में ही आया हुआ है। एलिजा इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एलिजा कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो गौर से पढ़ो। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शंस होता है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। तो एलिजा की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, और जिसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, और उसके बाद ये डिटेक्ट कर लेता है अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट हो, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन फॉरन, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। अब आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल दैट हैव बीन देयर ओवन डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब कोई एनिमल है, आपने उसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसमें वो एक्सप्रेस भी हो पा रहा है, तो हम उन एनिमल को बोलेंगे कि ये क्या है, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में हम अपना जो जानबूझकर डीएनए डालते हैं बाहर वाला, और उसमें अगर एक्सप्रेस हो जाता है तो हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, sheep, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाए गए। ऑल्सो ओवर 95% ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस।
मतलब बोलना चाहिए जितने भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया उसमें से 95% तो माइस ही होते हैं। वाई आर दीज एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। तो आगे हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, मैं हमें कैसे उससे फ़ायदा होगा। तो लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस, इसके रीजंस क्या, मतलब क्यों हम उसे बनाते हैं। तो पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो बोलना चाहता है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम चाहते हैं अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन्स की स्टडी करना, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, by introducing gene from other species that alter the formation of their factor and studying the biological effect and that result information is obtained about the biological role of the factor in the body। कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में कौन सा जीन क्या इम्पैक्ट डालता है, कौन सा ग्रोथ कैसे करता है, तो सभी चीज़ की स्टडी के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ जीन, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ, मतलब हम बहुत सारे जीन डालते हैं मतलब एनिमल्स में, और ये देखते हैं कि वो जीन कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसके डेवलपमेंट को। एंड these are specifically made to serve model for human disease, that's investigation of new treatment for disease। मतलब इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हम जो बीमारी है उसका कोई नया तरीका अपना सके उसके ट्रीटमेंट के लिए। इज मेड पॉसिबल टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर के लिए हम करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एंड अल्जाइमर के लिए। इन सभी के लिए हमने कोई अल्टरनेट तरीका अपनाया है जिससे इसका क्योर किया जा सके। फिर लिखा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन क्या है, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या कि बोलना चाह रहा है कि जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं ट्रीटमेंट टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन बी ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। कहने का मतलब क्या है ना कि जो बहुत सारे जो मेडिसिन होती हैं जो ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करती हैं एंड कंटेन सर्टन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बस सच प्रोडक्ट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं बनाना। तो हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोवाइड यूजफुल produce useful biological product can be created by introduction of portion of DNA of gene which code for particular products such as human protein। तो देखो, मतलब ह्यूमन से बनाना बहुत महंगा पड़ता है, तो हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर एनिमल में डाल दिया और उससे बनवा रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है ह्यूमन प्रोटीन, उसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको यूज़ किया जाता है एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए। ये लंग सेल की ट्रीटमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन प्रोटीन होता है वो ट्रांसजेनिक काउ से बनाई गई है, ठीक है। सिमिलर अटैम्प हैज़ बीन आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, पीक्यू के लिए भी, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, मतलब बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए हमने पर्टिकुलर जो ह्यूमन नहीं बना, जैसे मान लो आपको पता है कि कुछ बीमारियाँ होती है तो हमारी बॉडी उसे खुद ठीक कर लेती है। तो ऐसे ही अगर मान लो, अगर हमें लार्ज क्वांटिटी मान लो किसी बॉडी में बन नहीं पा रहा, इसका मतलब बीमार हो गया, तो किसी बॉडी में बन रहा तो आप चाहते हो कि वो चीज़ सबको मिले ताकि वो बीमार ना पड़े। तो ये चीज़ बताया गया कि हम ये बीमारी एम्फाइसेमा, फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का इलाज कर सकते हैं। इन 1997 ए फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, जो कि प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन प्रोटीन एंड रिच मिल्क, मतलब उस मिल्क में ह्यूमन जो ह्यूमन मिल्क बनाता है, मतलब ह्यूमन के बॉडी से वो मिल्क बनती है, उसमें ह्यूमन एंड रिच बना। वो कैसे बना, उसमें कितना है 2.4 ग्राम पर लीटर, मतलब रोजी काउ से हम ह्यूमन वाला प्रोटीन बनवा सकते हैं। द मिल्क कंटेंट द ह्यूमन अल्फा लैक्टाबुमिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। तो अल्फा लैक्टाबुमिन वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी देन नेचुरल काउ मिल्क। जो नेचुरल काउ मिल्क होता है उसमें बोल सकते हो कि ये ज़्यादा बैलेंस वाला फूड है, मतलब बेबी के लिए ज़्यादा बैलेंस है वाला मिल्क, ठीक है ना। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप फॉर यूज इन द टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर द इंट्रोड्यूस टू ऑन ह्यूमंस। मतलब हम क्या करते हैं, माइस पे सारे अटैम्प्ट करके देख लेते हैं कि भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे मर तो नहीं रहा या कोई बीमारी तो क्रिएट नहीं हो रही, तब जाके हम ह्यूमन पे वो अप्लाई करते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन्स। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल they could replace the use of monkey to test the safety of batches of the vaccines, ठीक है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, तो क्या बोलना चाह रहा है, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग।
द ट्रांसजेनिक मतलब वो चाह रहा है कि कोई भी ड्रग होता है तो हम उसका टेस्ट करते हैं कि वो कितना टॉक्सिक है, कितना प्रॉब्लम करता है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। दे are then exposed to toxic substance and the effect studied. The toxicity testing is in such animal will allow us to obtain result in less time. तो हम बाहर किसी एनिमल पे अगर टेस्टिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू हम पे करेंगे तो, ठीक है ना। तो किसी भी ड्रग का जब टेस्टिंग करते हैं कि वो कितना पावरफुल है, क्या उससे कोई और नुकसान तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें।